हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेडरेक्स। तो बेटा आज का जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम जो है एक क्लास में कोशिश करेंगे कि आपका जो रिवीजन है किसी पर्टिकुलर टॉपिक का या पर्टिकुलर चैप्टर का, वो रिवीजन हम एक क्लास में कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो जितने भी बच्चे 12th क्लास के बच्चे हैं जिनको टर्म 2 का यानी बोर्ड का एग्जाम देना है, अपकमिंग एग्जाम जो आपका 26 अप्रैल से स्टार्ट है, उसके रिगार्डिंग आज हम लोग अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आपको डेली एक वीडियो मिलेगा जिसमें आपको वन शॉट मतलब एक आप वीडियो देख लीजिए, और रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसे इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि सर हम ना जो मेन टॉपिक है वो कवर कर देंगे और बहुत ही प्रिसाइज वे में आपको सारी चीजें बता देंगे। क्लियर हो गई बात? तो यहां हम जो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके कोर्स का जितना सिलेबस है, किसका, केमिकल काइनेटिक्स का, वो हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में हम कंप्लीट कर दें। ठीक, तो फटाफट से आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि जो बच्चे रिवीजन के लिए परेशान हैं कि सर कुछ ऐसा हो जाता है कि रिवीजन हमारा हो जाता है, स्पेशली 12th क्लास के स्टूडेंट्स, तो उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाती है ना। तो शेयर करने में बिल्कुल भी मत हिचकिचाइए और फटाफट से आप इसको दबा के शेयर करिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई देखो, केमिकल काइनेटिक्स की जो स्टार्टिंग होती है, जो केमिकल काइनेटिक्स की स्टार्टिंग होती है, तो स्टार्टिंग में आप ये पहले समझो कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। फर्स्टली तो आपको ये जानने की जरूरत है कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। तो केमिकल काइनेटिक्स होता है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, क्या क्या करते हैं हम? वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, या हम ये बात करते हैं कि हमारा रिएक्शन कितनी तेज से होगा, यानी कितनी स्पीड में होगा, या कितना उसको टाइम लगेगा। मेनली हम यहाँ टाइम कैलकुलेशन की बात करते हैं। अब आप चीजों को समझिएगा, जैसे आपके पास में जो रिएक्शन होते हैं वो आपके दो टाइप के हो सकते हैं बेटा। अब आप कहोगे कि कौन कौन से? सर एक हो सकता है स्लो रिएक्शन और एक हो सकता है सर फास्ट रिएक्शन। बोलो हाँ या ना। अब जो स्लो रिएक्शन होगा वो क्या लगेगा? उसमें टाइम बेटा क्या लगेगा? टाइम लगेगा ज्यादा। ठीक, और जो फास्ट रिएक्शन होगा उसमें लगेगा टाइम कम। फटाफट से समझना, एकदम इजी वे में, लाइट वे में हम आपको समझाएंगे चीजों को। स्लो रिएक्शन है और फास्ट रिएक्शन है। तो स्लो रिएक्शन में आपका टाइम ज्यादा लग जाता है, जबकि फास्ट रिएक्शन में आपका टाइम क्या लगता है? कम लगता है। अब आप बात को समझिएगा, स्लो और फास्ट की जब बात होगी तो ये कैसे है? क्योंकि हमें क्या करना है, हमको चाहिए रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से हमें चाहिए प्रोडक्ट। दो ही बातें होती हैं, एक होती है आपके पास में रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितनी जल्दी बन जा रहा है या कितनी देर में बन रहा है, हम इस पे बात करते हैं, और यही हमारा क्या होता है? केमिकल काइनेटिक्स होता है। क्लियर है? तो रेट ऑफ द रिएक्शन हम बाद में आते हैं, पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास में एक रिएक्शन है, तो रिएक्शन में दो पार्ट होते हैं, एक रिएक्टेंट होता है और दूसरा प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट वो जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है, और प्रोडक्ट वो जो रिएक्शन के बाद में बनता है। तो फाइनली जो सब्सटेंस आपको मिलेगा आफ्टर द रिएक्शन, दैट इज योर प्रोडक्ट, एंड बिफोर रिएक्शन इन विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, बिटवीन द रिएक्शन टेक्स प्लेस, दैट इज योर रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या है? जिनके बीच में रिएक्शन हो रहा है, और प्रोडक्ट क्या है? जो रिएक्शन के बाद में बन रहा है। तो मुझे लगता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगली बात को समझिएगा, हम स्टार्टिंग करते हैं। जैसे अगर सपोज करिए आपके पास में, हम बेटा कर रहे हैं रिवीजन, इसका याद रखना। आप समझो कि हमारे पास में कोई ए आपका जो है रिएक्टेंट था, किसी और कलर में ले लेते हैं, ए हमारे पास में कोई रिएक्टेंट था और ये बी प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक, ए क्या है? ए आपका हो गया बेटा रिएक्टेंट, और बी क्या है बेटा? बी है आपका प्रोडक्ट। ठीक, स्टार्टिंग में क्या होगा? एट टी इज इक्वल टू 0 हमने क्या लिया कि ए का एक्स अमाउंट लिया। कितना अमाउंट लिया? एक्स अमाउंट लिया। और जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं था, यानी t इज इक्वल टू 0 पर बी कितना था बेटा? बी था 0।
तो जब t 0 था तो प्रोडक्ट कुछ बना नहीं क्योंकि रिएक्शन नहीं हो रहा था। फिर t इज इक्वल टू समथिंग आपका t1 पे रिएक्शन स्टार्ट हुआ और इसका जो कंसंट्रेशन है वो कुछ डिक्रीज हुआ। भाई आप ये बताओ कि जैसे लोहे में जंग लगता है यानी रस्टिंग ऑफ आयरन, तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक कौन सा प्रोसेस है, एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपका जो आयरन होता है वो क्या करता है, डिके करता है या नहीं करता है। तो जब डिके कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ उसका कंसंट्रेशन, कुछ ना कुछ उसका अमाउंट क्या कर रहा है, डाउन हो रहा है। तो ऐसे ही जब ये रिएक्शन होगा तो x माइनस ए जब जितना ये डाउन होगा उतना ही ये क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। एक और एग्जांपल से समझो, आप समझो कि आप दूध से खोया बना रहे हो, ठीक। तो दूध को जैसे जैसे आप हीट करते जाते हो वैसे वैसे वो दूध क्या होता है, गाढ़ा होता जाता है। बोलो हाँ। अब जितना ज्यादा आप हीट करोगे उतना ज्यादा वो गाढ़ा होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि जैसे जैसे वो डिके होता है वैसे वैसे जो है क्या होता है, खोए का फॉर्मेशन होने लगता है। तो यहां पे भी सेम चीज है। आपका अमाउंट शुरू में x था, x अमाउंट a का था, रिएक्टेंट का x अमाउंट था, लेकिन जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो t टाइम के बाद में x माइनस ए हो गया और ये x माइनस ए हुआ और ये क्या हो गया, a हो गया। तो यानी अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, जिस रेट से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, बोथ आर द सेम थिंग। चीज को समझिएगा, हम कह रहे हैं ए से बी हमें बनाना है, अब ये जितना कम होगा उतना ही ये बनेगा। भाई ये शुरुआत में एक x था और ये शुरुआत में 0 था, ये x माइनस ए हो गया और ये a हो गया। कहने का मतलब क्या है, a का जितना अमाउंट डिके करेगा b का उतना अमाउंट फॉर्मेशन होगा। यानी द रेट ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज व्हाट, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज द रेट एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, बोथ आर द सेम थिंग। क्लियर होगी बात। अब आ जाओ यहां पे, वही चीज ये आपको डायग्राम में बता रहे हैं। क्या रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है, फास्ट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन, सिल्वर क्लोराइड बाय द मिक्सिंग, देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन है, मॉडरेट रिएक्शन है, हमें उससे नहीं मतलब है। हमारा मतलब है कि हमें रेट चाहिए। रेट जब भी बात आएगी तब टाइम के रिस्पेक्ट में बात होगी। किसके रिस्पेक्ट में बात होगी, टाइम के रिस्पेक्ट में बात होगी। तो टाइम के रिस्पेक्ट में आपका रिएक्शन फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है, ये हमको चेक करना है। और जब हम रेट की बात करेंगे, जब हम रेट ऑफ द रिएक्शन की बात करेंगे तो हमेशा ये क्या होगा, ये हमेशा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के ही रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। क्यों सर, क्योंकि हमारे पास कोई और चीज है ही नहीं है ना, हम केवल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं बेटा। हम रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमारे पास कोई दूसरा चीज तो है नहीं, तो हम किस पे बात करेंगे, हम केवल और केवल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे बात करेंगे। क्लियर होगी चीज। चलो भाई अब आगे देखो, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है, सिंपल सा चीज यही ये यहां पे दिया हुआ है कि द रेट ऑफ द रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्शन या प्रोडक्शन यूनिट टाइम। यानी यूनिट टाइम में क्या होगा, हम आपको क्या कह रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। जब भी याद रखना बेटा, जब भी हम रेट की बात करेंगे तो रेट हमेशा में क्या होगा, डिवाइडेड बाई टाइम। यानी चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम। तो टाइम हमेशा डिवाइडेड होगा। क्यों, क्योंकि हम रेट की बात कर रहे हैं। रेट इंप्लाइज टाइम। क्लियर है। चलो भाई फटाफट से समझते चलना और उसके बाद कहीं कोई दिक्कत है तो फटाफट से पूछ भी लेना। कैसे पूछोगे, कमेंट बॉक्स में आकर के। अल्टरनेटिवली द रेट ऑफ द रिएक्शन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज द रेट ऑफ
रेट ऑफ डिक्री इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स। सिंपल सी चीज है, जो हमने आपको इतना क्लियरली एक्सपैंड करके बताया वो इन्होंने कॉम्पैक्ट वे में बता दिया कि रेट ऑफ द रिएक्शन आएगा, साफ साफ बोल देना भैया कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जिस रेट से डिक्रीज करता है या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जिस रेट से इंक्रीज करता है सर वही हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन होता है। क्लियर है? चलो, इससे ज्यादा कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब ये देखो, ये ज्ञानी पुरुष अब इसमें यही सारी चीजें बता रहे हैं जो हमने आपको बताया कि R से P कोई बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। इन्होंने बोला है कि 1 मोल ऑफ द रिएक्टेंट R प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट P। क्लियर है बात? जो हम A और B बता देते हैं वही ये लोग A और B को R और P कर दिए हैं। क्लियर है ना? ठीक, तो R1 एंड P1 आर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसी भी टाइम पे रिएक्टेंट का कैसे चेंज हो रहा है, हमने आपको यहां पे फटाफट से यही बताया था कि भाई अगर हमारा स्टार्टिंग में X अमाउंट है और थोड़े टाइम के बाद में वो X माइनस A हो जाएगा, तो जितना यहां कम होगा यहां उतना ही बढ़ेगा। यही हमने आपको बताया। तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज क्या होगा? रेट ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस और रेट ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस। ठीक है, चलो, तो ये सब बहुत समझने की जरूरत नहीं है। आपसे क्वेश्चन जो आएगा वो ये आएगा, 1 लाइन का क्वेश्चन होगा कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है। तो आपने बताना है कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज द रेट बाय विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस या बाय विच द रेट ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस। ठीक, इतना कुछ बोलना ही नहीं है। चलो भाई, ये क्वेश्चन तो एकदम फटाफट से होगा। और बेटा एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपने ना ये बना दिया, क्या बना दिया सर? अगर ये आपने बना दिया तो समझ लो पूरा नंबर मिल गया। क्या? ये हो गया सर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये हो गया टाइम, और ये हो गया आपका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और ये हो गया टाइम। तो सर आप बनाओगे क्या? सर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। कैसे करेंगे भाई? देखो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो क्या कर दो? डिक्रीज दिखा दो। ये क्या करेगा सर? टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज करेगा, इंक्रीज दिखा दो। कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक डिक्री कर रहा है, एक इंक्रीज कर रहा है। आप देखो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, भाई आपका टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीमेंट हो रहा है ना, तो ग्राफ क्या जाएगा? डिक्रीमेंट वाला जाएगा। और टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है तो टाइम के रिस्पेक्ट में ऐसे जाएगा। तो यानी आपसे क्वेश्चन ग्राफ का भी पूछता है, तो ये भी ध्यान रखना। टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा। अब आ जाओ यूनिट की बात कर लेते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन में यूनिट क्या होगा। तो यूनिट क्या होगा भाई? हाँ, यूनिट क्या होगा? यूनिट होगा, कैसे निकालोगे आप यूनिट? क्योंकि हमें तो चेंज पता है ना, हम क्या कर रहे हैं? चेंज पता है किसके टाइम में? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम डिवाइड में होगा, ये तो पहले ही क्लियर है। हमने आपको क्या कहा कि रेट ऑफ द रिएक्शन, आप यहां देखो ज्यादा आप बेहतर समझ पाओगे। हमने आपसे कहा कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, रेट ऑफ द रिएक्शन है, ये क्या है बेटा? ये है रेट एट विच concentration of reactant decreases। ठीक, यही बताया हमने। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। ठीक, तो अब ये बताओ, अगर हम यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कह रहे हैं, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा बेटा? यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? तो इसकी यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ समथिंग अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। ठीक, तो क्या हो जा रहा है? फटाफट से देख लो क्या हो जा रहा है। इफ द कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? मोल
पर लीटर अपॉन टाइम, या इसी को लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ द रिएक्शन का यूनिट आपका मोल पर लीटर पर सेकेंड होगा। क्लियर है बात? चलो भाई, और कुछ बच रहा है? कुछ और बच रहा है? हाँ, क्या बच रहा है भाई? रेट ऑफ द रिएक्शन तो हो गया। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपके रेट ऑफ द रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज इफेक्ट डाल रहे हैं। तो देखो, जब आप रेट ऑफ द रिएक्शन देखते हो तो रेट ऑफ द रिएक्शन में ऐसे कोई भी चीज जो आपके प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के चेंजिंग में इफेक्ट डालेंगे, वो आपके क्या करेंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन में इफेक्ट डालेंगे। यानी अगर आप टेम्परेचर की बात करो तो रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी कभी टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने पर रिएक्शन फास्ट या स्लो हो जाता है। दूसरी चीज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का यूज जो है ये कर सकता है। तीसरा प्रेशर, प्रेशर का यूज कर लिया, ठीक है। चौथा कंसंट्रेशन कम ज्यादा कर लिया। तो ये सारे फैक्टर क्या करेंगे, ये सारे फैक्टर रेट ऑफ द रिएक्शन को पे इफेक्ट डालेंगे। किस पे इफेक्ट डालेंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन पे इफेक्ट डालेंगे। आपसे पूछता है कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, तो दीज आर द थिंग्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो आपने समझा, रेट ऑफ द रिएक्शन समझ लिए, और इसके बाद आपने समझ लिया क्या, इसके बाद आपने समझ लिया कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ द रिएक्शन पे इफेक्ट डालते हैं। और कुछ बच रहा है, बताओ भाई। हाँ, अब देखो जरा सा कि आपने एक चीज ये तो पढ़ लिया, अब इसके बाद में आता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। अब उसको समझो, A प्लस बी C प्लस डी बना रहा है। क्वेश्चन समझते चलना बेटा, पहली बात। और दूसरे में क्या है कि P प्लस क्यू ये R प्लस S बना रहा है। दो रिएक्शन है आपके पास में। हम ये कह रहे हैं कि ये जो A प्लस बी C प्लस डी बना रहा है, इसमें रिएक्टेंट में कितने आपके मोल इन्वॉल्व हैं, कितने आपके एटम्स इन्वॉल्व हैं, वो आपके क्या होते हैं, मॉलिक्यूलरिटी होती है। कितने मॉलिक्यूल आपके रिएक्शन में हैं, कितने मॉलिक्यूल आपके रिएक्शन में हैं, वो क्या होंगे, मॉलिक्यूलरिटी होगी। लेकिन कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल या कितने रिएक्टेंट का जो एटम हुआ है उसका कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है। जैसे देखो, दो चीजें हैं, एक किसी इवेंट में कुछ लोग उपस्थित हैं, और दूसरा होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इवेंट को मैनेज कर रहे हैं। तो जो मैनेज कर रहा है वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जाएगा, और जो उपस्थित हैं टोटल के टोटल वो क्या होंगे, मॉलिक्यूलरिटी होगा। इसका मतलब अगर A प्लस बी प्लस सी प्लस डी कोई प्रोडक्ट बना रहा है, तो अगर हम मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे तो ये पूरा मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा। लेकिन ऑर्डर की बात करेंगे तो अगर इन दोनों का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर 2 हो जाएगा। बात समझ में आई? फिर भी नहीं समझ में आया? लास्ट एक एग्जांपल समझो। आपके घर में 4 सदस्य हैं, 4 लोग हैं, चारों लोग अलग अलग हैं। इनमें से 2 लोग क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं घर के कामों में, ठीक। तो 4 लोग जो हैं, ये जो 4 लोग हैं, ये आपके हुए मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर रिएक्शन के रिस्पेक्ट में देखना, जितने लोग रिएक्शन में रिएक्टेंट की तरफ उपस्थित हैं वो मॉलिक्यूलरिटी है। लेकिन जितने लोगों का इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे आपके घर में 2 लोग काम करते हैं तो उनका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2 हो जाएगा। तो ऐसे ही ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में ये डिफरेंस है।
जितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं वो सब मॉलिक्यूलरिटी में आ जाएंगे, लेकिन जितने का कंसंट्रेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, यानी रिएक्शन को जो गवर्न कर रहे हैं, वो आपके क्या हो जाएंगे, उनके नंबर जो है वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गया होगा। यानी अगर हम ये कहें, अब चीजों को समझना, अगर हम ये कहें कि A प्लस B प्लस C प्लस D ये कोई रिएक्शन था जो प्रोडक्ट बना रहा था, ये रिएक्टेंट था, और इसमें ओनली C एंड B has changed their concentration during the reaction, then find the order and molecularity of the रिएक्शन। क्या हो जाएगा बेटा? देखो, जितने पूरे के पूरे कितने नंबर हैं, कितने मॉलिक्यूल हैं, तो 4, तो 4 क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी, और ऑर्डर कितना हो जाएगा, केवल C और B इन्वॉल्व हो रहा है, तो ऑर्डर हो जाएगा 2, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। क्लियर हो गई बात? यानी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमेशा उन्हीं मॉलिक्यूल्स को आपको जोड़ना है जो कंसंट्रेशन, जिनके कंसंट्रेशन यानी जिनका इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से रिएक्शन में है, जिनका जो केवल ऐसे ही उपस्थित हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो आपके मॉलिक्यूलरिटी में जाएंगे। तो आई होप आपको मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और इसके बाद में रेट ऑफ द रिएक्शन, यूनिट ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगली जो क्लास होगी उसमें हमने क्या करना है, साफ साफ पे आप समझो कि हम क्या करेंगे, अपना जो हमारा जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये दोनों क्या करना है, ये दोनों हमें देख लेना है। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर को कंप्लीट करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स खत्म। ठीक, और चाहिए तो आपको अभी तुरंत ये भी बता देते हैं। देखो भाई, जीरो ऑर्डर में क्या है, पहला देखो जीरो ऑर्डर में क्या है कि इसमें किसी भी मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब रिएक्शन किसी तीसरे एलिमेंट के या किसी तीसरे फैक्टर के अकॉर्डिंग होता है। यानी इसका मतलब क्या है, ए कोई जो है वो प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक, पर ए का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन से कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई तीसरा फैक्टर, जैसे मान लो तुम्हारा कोई प्रकाश फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्शन करा रहा है वो कौन है, सनलाइट करा रहा है, तो सनलाइट जो है वो तीसरा प्रोडक्ट है, मतलब तीसरे एलिमेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर दैट रिएक्शन इन विच द थर्ड फैक्टर या द अदर फैक्टर आर इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। ठीक, यानी रिएक्टेंट इन्वॉल्व नहीं होता है, कौन इन्वॉल्व होता है, कोई तीसरा इन्वॉल्व होता है, तो दैट इज योर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, दूसरा जो फर्स्ट ऑर्डर है, इसमें किसी एक मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन में चेंज होगा और वही क्या कराएगा, प्रोडक्ट करा देगा। टोटल का टोटल जो खेल है वो केवल और केवल किसका कंसंट्रेशन चेंज करके प्रोडक्ट बना देगा, यही है। जितनों का कंसंट्रेशन चेंज होकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, उन्हीं का नंबर ऑर्डर है। अगर किसी का नहीं हो रहा है फिर भी प्रोडक्ट बन रहा है, तो क्या होगा, वो आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। किसी एक का हो रहा है
कोई एक है उसका हो रहा है और प्रोडक्ट बन जा रहा है तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। दो का हो रहा है, दो के कंसंट्रेशन का रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट है तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तीन का हो रहा है तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक, तो यहीं पे ये पूरी बातें खत्म होती हैं। क्या? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन क्लियर कट है एकदम। केवल आपने ये समझना है, क्या समझना है बेटा, कि आपको ये समझना है कि जीरो ऑर्डर तब होगा जब कोई नहीं चेंज कर रहा है, किसी का कंसंट्रेशन नहीं चेंज हो रहा है, किसी तीसरी एजेंसी के माध्यम से रिएक्शन हो जा रहा है। जैसे सनलाइट है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर में क्या है, रिएक्टेंट के किसी एक एटम या मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन चेंज होता है और प्रोडक्ट बन जाता है। सेकेंड ऑर्डर में क्या होगा, किसी दो का कंसंट्रेशन चेंज होगा। थर्ड ऑर्डर में किसी तीन का कंसंट्रेशन। हमने आपको ऑर्डर में ही बताया कि जिनके कंसंट्रेशन चेंज करके प्रोडक्ट बनाएंगे, अगर वो एक हैं तो जीरो ऑर्डर, दो हैं तो डबल ऑर्डर, तीन हैं तो ट्रिपल ऑर्डर, वही आपके ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को डिसाइड करेंगे। तो आई होप इस वीडियो में आपको पूरी थ्योरी समझ में आ गई होगी। न्यूमेरिकल का हम अलग से स्लॉट लेकर के आएंगे, अभी आप केवल थ्योरी पे फोकस करिए। एकदम सिंपल, सरल और स्पष्ट शब्दों में हम आपको समझाएंगे, कहीं और कतई जाने की जरूरत नहीं है। हम आपका पूरा का पूरा रिवीजन कराएंगे। बस इस चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा और अगर कहीं कोई डाउट है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।